विधवा बहू अपनी दो बेटियों के साथ एक झोपड़ी पे रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह अचानक से उसके पास उसकी सास आती है और उससे कहने लगती है कि बेटी तू मेरे साथ चल और मेरे साथ ही रहने लग, क्योंकि अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया था उस सब की मुझे माफ़ी दे दी। अब इस बात को सुनकर जो विधवा बहू होती है वह एक बार तो चलने से मना कर देती है, लेकिन जब वह सास बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। क्या किया था उस सास ने उस बहू के साथ और किस वजह से वह उसे अपने साथ ले जा रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के अंदर एक परिवार होता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनके दो बच्चे हैं, जिनमें से जो बड़ा वाला लड़का है उसका नाम रमेश है और छोटे वाले का नाम है विक्रम। दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जो रमेश है वो बड़ा ही शांति प्रिय है, वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, केवल अपने काम से काम रखता है। वहीं जो छोटा भाई है जिसका नाम विक्रम है वह लड़ाई झगड़ा किया करता और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। माता पिता दोनों की परवरिश करते हैं और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होकर शादी के योग्य हो जाते हैं। अब रमेश जैसे शादी के योग्य होता है तो उसके बाद से ही वो अपने काम धंधे में लग जाता है, नौकरी करने लगता है और मेहनत करके पैसा कमाने लगता है। क्योंकि परिवार के पास खेती बाड़ी की ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उसके पिता भी नौकरी किया करते हैं और इधर जो रमेश है वह भी अब नौकरी लग गया है। तो उसके बाद माता पिता रमेश की शादी की चिंता करने लगते हैं। माता पिता बेटे की शादी की चिंता करते हैं और जब वह उससे इस बारे में बात करते हैं तो वह कह देता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अगर आपको अच्छा लगे तो बेशक से मेरी शादी करा दो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वो रमेश के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम होता है रचना। अब जैसा परिवार होता है वैसा ही रिश्ता मिलता है। यहाँ पर जो रचना है उसके परिवार में कोई भी नहीं है, केवल उसकी माँ है और वो माँ ही उसकी शादी कर रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चली है। तो इसके बाद जो रचना है उसकी शादी रमेश से हो जाती है और रचना दुल्हन बनकर रमेश के घर में आ जाती है। रचना भी बिल्कुल रमेश की ही तरह थी, वह किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखा करती थी, अपने काम से काम रखना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। घर के अंदर वो रहती है और घर के अंदर रहकर अच्छी तरह से अपने सास ससुर की भी सेवा किया करती है और अपने पति का कहा माना करती है और घर के पूरे काम को संभाला करती है। माता पिता इस बात से बड़े ही खुश होते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अब छोटे बेटा और कामयाब हो जाए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रमेश होता है उसको एक बेटी का जन्म हो जाता है। बेटी का जन्म हो गया था और उसके बाद भी रमेश को कोई इस बात की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो रमेश की माँ होती है उसको इस बात से चिढ़न होने लगती है कि बेटी हो गई है, अब तो ये घर को बर्बाद कर देगी। इसी वजह से वो रमेश की पत्नी रचना से भी जलने लगती है और उससे छोटी छोटी बातों पर ताना मारने लगती है। अब जब रचना अपने पति से ये बात कहती है कि इस तरह से माँ तो हमें ताना मार रही है, तो उसके बाद रमेश अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो माँ होती है इस बात का उल्टा ही मतलब समझ बैठती है। वह कहने लगती है कि अपनी पत्नी की चाल में आकर मेरे से मुंह जोड़ी कर रहा है। इसके बाद जो रमेश होता है वह अपनी माँ को समझाने लगता है, लेकिन वहां पर बात बिगड़ने लगती है और कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। जब इस बात को लेकर बहस चल रही थी उसी टाइम पर छोटा भाई भी आ जाता है विक्रम, और विक्रम आने के बाद आग में घी डालने का काम करता है और अपनी माँ को पुलसाने लगता है और अपने भाई को धमकाने लगता है। जब रमेश देखता है कि उसका छोटा भाई उसको धमका रहा है तो वह उसके बाद उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह विक्रम के ऊपर हाथ उठा देता है। जैसे रमेश ने विक्रम के ऊपर हाथ उठाया था तो उसके बाद जो उनके माता पिता होते हैं वह विक्रम की ओर लेते हैं और उल्टा रमेश को धमकाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब हम तुम्हें अलग कर रहे हैं और तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकते। इसके बाद जो रमेश होता है वह उनसे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन माता पिता इस बात का मन बना चुके थे कि अब रमेश उनके साथ नहीं रहेगा, वो अलग से घर लेकर रहेगा। रमेश की पत्नी भी इस चीज़ को नहीं चाहती थी और रमेश भी इस चीज़ को नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी घर वाले उनसे ज़बरदस्ती करते हैं और उन दोनों को गाँव में अलग से जगह दे दी जाती है और थोड़े से पैसे दे दिए जाते हैं घर बनाने के लिए और कहा जाता है कि इन पैसों से घर बना लो। अब उसके बाद जो रमेश होता है वह हिम्मत नहीं हारता है और इन सब चीज़ों को स्वीकार करके अपने घर का निर्माण कराने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो किसी दूसरे के यहाँ पर रहता है और जैसे तैसे करके अपने घर का निर्माण करा लेता है। उसने इधर उधर से कुछ पैसे कर्ज पर ले लिए थे, जिन पैसों को लगाकर वो काफी आलीशान घर बना देता है गांव के हिसाब से और उसके अंदर अपनी पत्नी और अपनी एक बच्ची के साथ रहने लगता है।
इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रमेश को एक और लड़की हो जाती है। तो उसी दौरान उसका जो भाई विक्रम होता है वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है कि मानो वह उसको चिढ़ा रहा हो कि एक और लड़की हो गई, अब तू क्या करेगा। इस बात का रमेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी बच्ची को अपने घर के अंदर रखकर पालने पोसने लगता है। अब जो रमेश के माता पिता हैं, जो फिलहाल विक्रम के पास रहा करते हैं, वो एक दिन शाम को आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातों के दौरान इस बात की चिंता करने लगते हैं कि उनका बड़ा बेटा तो कामयाब हो गया, वो अपना अलग से घर लेकर रह रहा है और अपने बच्चों का गुजारा कर रहा है, लेकिन छोटे बेटे का भी कुछ भी नहीं हुआ है। उसका क्या होगा और इसका क्या करना चाहिए हमें। तो जो माँ होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि क्यों ना हम इसकी शादी करा दे, शायद हो सकता है शादी के बाद ये कमाना स्टार्ट कर दे। यह बात विक्रम के पिता को भी अच्छी लगती है और वो सोचने लगता है कि सही कह रही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि कई बार उसने विक्रम से कह लिया है लेकिन विक्रम खाना कमाना चालू नहीं किया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे कमाया नहीं करते हैं तो माता पिता उसकी शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद वो अपने आप से ही कमाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। यही सोचकर माता पिता अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पूनम नाम की लड़की मिल भी जाती है। लड़की उनके माता पिता को बड़ी अच्छी लगती है और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद पूनम घर के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पूनम थी उसका स्वभाव बिल्कुल विक्रम की तरह ही था। जिस तरह से विक्रम एक दूसरे से छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा कलेश पैदा कर दिया करता था, उसी तरह से पूनम भी घर के अंदर अगर छोटी सी बात हुआ करती उसको लेकर बड़ा ही कलेश कर दिया करती। ना तो वह घर का काम किया करती और ना ही अपने पति की देखभाल किया करती और ना ही अपने सास ससुर का आदर किया करती। वो तो घर के अंदर पूरी तरह से ऐशो आराम से रहा करती थी, उसे कोई भी मतलब नहीं था इज्जत बेइज्जती क्या होती है और मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर बहू हूँ। और इस बात में विक्रम भी उसका पूरा पूरा साथ देता है। शादी होने के बाद वह कमाना तो नहीं सीखा था, लेकिन अपनी पत्नी की ओर लेना सीख गया था और यह बात विक्रम के माता पिता को बड़ी ही बुरी लगती है। इसके बाद जो विक्रम के माता पिता होते हैं वह इस बात को सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं और तभी एक दिन अचानक से जब विक्रम का पिता काम करने के लिए बाहर गया था तो उसी दौरान एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद अब जो विक्रम की माँ होती है वो विक्रम के पास अकेली रह जाती है। यहाँ पर जब बहू घर का काम नहीं किया करती है तो मजबूरन जो विक्रम की माँ होती है उसे घर का काम करना पड़ता है और वह अपने बेटे का पेट भरने के लिए सब कुछ किया करती है। इधर जो विकास होता है, पिता की मौत के बाद भी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह कहीं पर भी कमाने के लिए नहीं जाता है। अब जब माँ उससे कमाने के लिए कहा करती तो वह उल्टा अपनी माँ से लड़ाई कर दिया करता और उसके साथ मिलकर उसकी पत्नी भी अपनी सास को बुरी भली बातें सुनाने लगती है। जब सास को लगता है कि ये तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा तो उसके बाद वह चुपचाप उस घर के अंदर रहने लगती है और उनके काम धंधे को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो छोटा लड़का विकास होता है उसको एक लड़का हो जाता है और उस लड़के को पाकर वो लोग बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन अभी तक भी विकास ने पैसे कमाना स्टार्ट नहीं किया था और घर को चलाने के लिए वह इधर उधर से कर्ज लिया करता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। माँ कई बार उसे समझाती है लेकिन डर की वजह से वह ज़्यादा कुछ उससे नहीं कह पाती है और बेटा उसे ऐसे ही टाल दिया करता है। और कर्जे के कारण उसके हिस्से में एक दूसरी जगह आया करती थी जिस जगह को वो बेच देता है। अब जैसे ही उसने उस जगह को बेचा था तो कर्जा तो फारिग हो गया था, लेकिन जैसे एक साथ जमीन के पैसे आते हैं तो उसके बाद उन्हें ज़्यादा पैसों की लत लग जाती है और वह अब हमेशा ही अपने पास ज़्यादा पैसा चाहते हैं। इसी बात को सोचकर जैसे ही उस जमीन का पैसा खत्म होता है तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह इस घर को भी बेच देता है जिसके अंदर वो रहा करता है। और जब उसकी माँ उससे पूछती है बेटा तू इस घर को क्यों बेच रहा है, अगर इसको बेच देगा तो रहेगा कहाँ, तो वो कहने लगता है कि उस चीज़ का मैं इंतजाम अपने आप कर लूंगा, तुम कैसी भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को चुप करा देता है और उसके बाद उस घर को बेचने के बाद जिस मालिक को उस घर को बेचता है उसी के अंदर किराए में रहने के लिए कह देता है। यानी कि ना तो वह नौकरी किया करता था और ऊपर से उसने अपनी जमीन और जायदाद को पूरी तरह से बेच दिया था और अपने ही घर के अंदर एक किराएदार बनकर रह गया था। इधर जो रमेश होता है वह अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश था, लेकिन अचानक से उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। रमेश की उम्र तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब इस बात को देखकर रचना पूरी तरह से टूट जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पति तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं।
उसके बाद रचना उस घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है और सोचती है अपना गुजारा करने के लिए उसे चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन वो अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करेगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इधर जो रमेश की माँ और उसका भाई होते हैं, उनको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि रमेश की मौत हो चुकी है। माँ को तो फर्क पड़ता है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे के सामने कुछ भी नहीं कह पाती है। वह चुपचाप ऐसे रहती है और इसी तरह से अपना समय व्यतीत उनके साथ करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जो रमेश का छोटा भाई विक्रम होता है, उसके पास से वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं जिन पैसों को उसने घर को बेचने के बाद अपने खर्च के लिए लिया था, और अब पूरी तरह से कंगाल हो गया था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे कि उसे या तो कमाना पड़ेगा या फिर उसके पास कोई और ऐसी प्रॉपर्टी हो जिस प्रॉपर्टी को बेचकर वो इस तरह से ऐशो आराम कर सके। अब केवल एक छोटी सी जमीन रह गई थी, जो वैसे तो उसके बड़े भाई रमेश की थी, लेकिन माता पिता का बहाना लगाकर उसने अपने हिस्से में उसे कर लिया था। उसके बड़े भाई रमेश ने भी इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, क्योंकि वह काफी ज्यादा समझदार था और सुलझा हुआ इंसान था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जमीन जायदाद कम आई है या फालतू आई है। वो बड़ा ही शांति प्रिय था, तो वो अपने छोटे भाई से कह देता है कि कोई बात नहीं भाई, तू इसे रख ले। लेकिन अब फिलहाल उसके छोटे भाई विक्रम के पास कैसे भी गुजारा करने के लिए जगह नहीं थी, तो वह सोचने लगता है कि मैं वहीं पर उसी जमीन पर, जो जमीन उसके हिस्से में बच गई थी, उस पर जाकर अपना आराम से गुजारा करूं, क्योंकि वहां पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी बनी हुई थी जिसके अंदर कभी कोई व्यक्ति आकर किराए पर रहा था, लेकिन फिलहाल वो खाली पड़ी हुई थी। तो वह उसमें जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में खुरापात चलने लगती है। दरअसल उसके बड़े भाई रमेश का घर, उसे पता था कि बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद उसकी विधवा भाभी दो बच्चियों के साथ उस घर के अंदर रहा करती है। तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना हम उसी घर में चले, इस जमीन को उसे दे देंगे और कह देंगे कि तू यहां से वहां चली जा, ये घर की जो जमीन थी वो हमारे हिस्से में आ रही है, वो भला हमें कैसे रोक सकती है। यही सोचकर वह अपनी विधवा भाभी के घर में रहना चाहता है और उसे उसकी बच्चियों समेत वहां से निकालना चाहता है। अब इस बात के बारे में जब उसकी मां को पता चलता है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपने छोटे बेटे से डरा करती थी और उसे डर था कि कहीं छोटा बेटा उसके ऊपर हाथ ना उठा दे, तो इसी वजह से उसके सामने कुछ भी नहीं कह पाती है। वो चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती है, तो दोनों पति पत्नी यानी कि विक्रम और उसकी पत्नी पूनम वहां से कुछ सामान लेकर अपने बैगों में भरकर सीधा रमेश की पत्नी रचना के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जैसे तैसे दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी और उसने अपने मकान में एक किराएदार भी बसा रखा था। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर आते हैं, तो वहां पर आने के बाद पहली बार तो रचना को खुशी होती है कि मेरा परिवार मेरे साथ आ गया है, आखिर उन्होंने अब सोच ही लिया है कि बहू काफी ज्यादा परेशान है और हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ दिन होते हैं, तो कुछ दिनों में रचना को पता चलता है कि ये लोग किसी और मनसूबे से आए हैं और उसके बाद वह काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है। उनके घर के पड़ोस में एक चाची रहा करती थी जिसका नाम था वीरवती। अब वीरवती चाची से जो रचना थी वो अपने दिल की बात शेयर कर लिया करती थी जब से उसके पति की मौत हुई है, और उसके बाद वह वीरवती चाची के पास जाती है। वहां पर जाने के बाद उसे बताती है कि इस तरह से मेरा देवर और उसकी पत्नी और मेरी सासू माँ मेरे घर के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन जिस दिन से वो आए हैं उनके स्वभाव में काफी ज्यादा चेंजिंग है और घर की सभी चीजों पर वो अपना सा हक जमा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने घर के अंदर बसे हुए किराएदारों को भी भगा दिया है और कहा है कि हमारे घर में तुम लोग नहीं रह सकते। अब जो कुछ पैसा मैंने थोड़ा बहुत सेव कर रखा था वो सारा पैसा खर्च हो गया है, अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं उनसे कहूं भी तो कैसे कहूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब चाची जब इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करती है, तो वो कहने लगती है कि बेटी इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुझे उनसे कहना होगा कि भाई इस घर में रहना है तो कुछ पैसे कमा कर लाने होंगे, वरना इस घर का खर्च कैसे चलेगा। इस बात को सुनकर जो रचना होती है वह भी इस बात को करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ चाची मैं ऐसा ही करूंगी, शाम को ही आज मैं इस बारे में उन सभी से बात करूंगी। इसके बाद रचना वहां से अपने घर आ जाती है और शाम होने का वेट करने लगती है। जैसे ही धीरे धीरे शाम होती है, तो शाम के समय जो रचना होती है वह अपनी सास और अपने देवर से बात करने लगती है और कहती है कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, अगर यहाँ पर आपको रहना है तो तुम्हें पैसा तो कमाना ही पड़ेगा और बिना पैसों के घर नहीं चला करते। जो किराएदार घर के अंदर रहा करते थे उन्हें भी तुमने भगा दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो। अब इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम होती कौन हो मेरे बीच में बोलने वाली और मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि देखो जिस घर के अंदर तुम फिलहाल हो
ये मेरे पति का घर है और तुम्हें अगर यहाँ पर रहना है तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने होंगे, वरना इस घर को खाली करो, मैं यहाँ पर किराएदार रख लूंगी। जिस तरह से पहले मेरा काम चल रहा था उसी तरह से काम चलता रहेगा। अब विक्रम जब इस बात को सुनता है तो एकदम से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा घर कैसे हो गया? ये मेरे भाई का घर था, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। यह बात सुनते ही जो रचना होती है वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कह क्या रहा है। अब इसके बाद रचना विक्रम से कहने लगती है कि देखो, ये घर तुम्हारे भाई ने बनाया था और तुम लोगों ने जितने भी पैसे दिए थे उन पैसों से इस घर का एक कमरा भी नहीं बन पाता और ये पूरा घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाकर तैयार किया है, तो इस घर पर तो मेरा ही अधिकार है। लेकिन तभी विक्रम और उसकी पत्नी दोनों उससे लड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार इस घर पर कैसे हुआ? ये जमीन हमारे पिताजी की है और ये घर मेरे भाई का है और तुम न जाने कहां से आकर इस घर पर हक कैसे जमा सकती हो। इसके बाद जो रचना होती है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और वह वहां पर उल्टी लड़ाई करने लगती है। लेकिन पूनम और उसका पति विक्रम दोनों मिलकर रचना को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और उसकी बेटियों को भी बाहर फेंक दिया था और कहा था कि असलियत में ये जो जमीन जिस पर ये घर बना हुआ है वह मेरे हिस्से की है और इस जमीन को मैं रखूंगा। रही तुम्हारे घर की बात, अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो कुछ दिनों में मैं तुम्हें इस घर के पैसे दे दूंगा और उतने दिनों तक तुम उस दूसरी जमीन पर जाकर रह लो जो जमीन तुम्हारे पति के हिस्से में आई थी और जहां पर फिलहाल तुम्हारे लायक झोपड़ी बनी हुई है। अब इस बात को सुनकर रचना उनका विरोध भी करना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई भी सपोर्ट नहीं है। उसके पति की तो पहले ही मौत हो चुकी है और उसका मायका भी कुछ भी नहीं है। उसकी माँ थी और माँ भी बीते दिनों में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो वह सोचने लगती है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या, और मजबूर होकर उसे वहां से अपना सामान लेकर उस जगह पर जाना पड़ता है जहां पर जिस जमीन के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। इधर जो विक्रम होता है वो उस घर के अंदर रहने लगता है और यहाँ पर जो रचना है उसकी आत्माओं से बहुत बुरी बुरी बद्दुआ निकलती हैं अपने देवर के लिए और उसके परिवार के लिए, क्योंकि उसके लिए वो घर सब कुछ था जिस घर के अंदर वो अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। छोटी सी झोपड़ी है और झोपड़ी भी टूटी फूटी हालत में है। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से रह सके, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। अब तभी एक दिन अचानक से विक्रम और उसकी पत्नी पूनम घर के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। विक्रम की माँ उसके बेटे को लेकर बाहर गाँव में घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान अचानक से जिस कमरे के अंदर वो बैठे हुए थे उस कमरे की छत एकदम से गिर जाती है और छत गिरने के कारण दोनों पति पत्नी इस हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जैसे ये हादसा होता है तो अड़ोसी पड़ोसी जिनको इन सब के बारे में पता था कि उस महिला के साथ बहुत ही गलत हुआ है, तो कुछ लोग तो इस बात के लिए कहने लगते हैं कि ऊपर वाले ने न्याय कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अब भी दर्द था कि इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं हुआ करती। इसके बाद जैसी सास को यह बात पता चलती है कि उसका बेटा और बहू इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसके पास केवल उसका पोता रह गया है, अब इसके बाद उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अब घर के अंदर केवल एक बूढ़ी माँ और उसका पोता रह गया था और कोई उस घर के अंदर नहीं था। बूढ़ी माँ को बार बार ये चिंता सताया करती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, और यही सोचकर वह एक दिन फैसला करती है कि वह अपनी बहू को मनाकर अपने साथ ही रखेगी और यहीं पर हम दोबारा से एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके बाद जो सास होती है अपनी विधवा बहू के पास उसके झोपड़े पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन जो बहू होती है उससे मना कर देती है और कहती है कि नहीं माँ जी, आपको ही वो घर मुबारक, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो सास होती है हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है और उसे कहती है कि बेटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरअसल मेरे बेटे के व्यवहार से मुझे डर लगने लगा था और इसी वजह से मैं चुपचाप उसके साथ बनी रही। हाँ, मैं तेरी गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, तो उसकी इतनी बड़ी सजा मत दे। अब परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है तो दोबारा से इसे एकत्रित करके रखने लग। तेरे पास बेटा नहीं है लेकिन उसका बेटा बच गया है, तो क्यों ना अब तुम सभी एक साथ रहो और एक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करो। तो उसके बाद जो विधवा बहू होती है वो भी इस बात के लिए मान जाती हैं और दोनों सास बहू तीनों बच्चों को लेकर उसी घर के अंदर रहने लगती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।